गुड मॉ- गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। ऑनलाइन पीरियड में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशन, संस्थाओं के कामकाज, इसका हमने पिछले पीरियड में अध्ययन किया था, जिसमें हमने देखा था कि किस प्रकार से लोकतांत्रिक व्यवस्था में नीतिगत फैसले लिए जाते हैं, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, और फिर अगर उस फैसले से कोई विवाद उत्पन्न होता है तो उन विवादों का निपटारा कैसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा या हाई कोर्ट द्वारा या न्यायपालिका द्वारा किया जाता है, इसका हम लोगों ने अध्ययन किया था। अभी हम लोग उसके आगे देखेंगे इस चैप्टर में। राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता, नीड फॉर पॉलिटिक्स इंस्टीट्यूशंस। सामान्यतः आप लोग जानते हैं कि सरकार जो है लोगों के लिए नागरिक सुविधाएं, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, देश की सुरक्षा हो, भोजन हो, ये सारी सुविधाएं, जल आपूर्ति हो, सार्वजनिक सुविधाएं है या परिवहन सुविधाएं, कई सारी सुविधाएं ये सरकार जनता को मुहैया कराती है और इसके लिए वो कर इकट्ठा करती है और यही टैक्स फिर देश के सुरक्षा के लिए और देश के कल्याणकारी योजनाओं पर वो खर्चा करती है। कुछ व्यक्तियों को इन गतिविधियों को चलाने के लिए फैसला करना होता है। जब इस प्रकार की गतिविधियां करना है, यानी कि लोगों को कल्याणकारी योजनाएं लागू करना है, लोगों के लिए, नागरिकों को उनके लिए नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना है, देश की सुरक्षा भी देखना है, तो इसके लिए तो टैक्स वो लेगी ही। लेकिन इन प्रकार की जो गतिविधियां हैं, ये गतिविधियां चलाने के लिए एक फैसले लेने की आवश्यकता होती है। जब ये फैसले लेने की बात आती है तो फिर ये फैसला कौन लेगा, ये भी एक बहुत इम्पोर्टेंट बात है। कुछ लोगों को इन्हें लागू भी करना होता है। इसमें कोई विवाद हुआ तो उसका निपटारा करने वाला भी कोई ना कोई होना चाहिए। साथ ही यह भी जरूरी है कि प्रमुख पदों पर बैठे लोग बदल जाए, लेकिन यह गतिविधियां जारी रहना चाहिए। सरकारें आएगी, सरकारें जाएगी, व्यक्ति बदलते रहेंगे, लेकिन ये जो व्यवस्था है, ये व्यवस्था, संस्थाओं की जो व्यवस्था की गई है, ये व्यवस्था बरकरार रहेगी और यही संस्थाओं के माध्यम से ये जो देश के लिए, देश की सुरक्षा हो या लोगों को कल्याणकारी योजनाएं देना हो या नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराना हो, इन सभी गतिविधियों को देखने का काम ये संस्था ही करती है। तो आइए प्यारे बच्चों, इन्हीं संस्थाओं के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसलिए आधुनिक लोकतांत्रिक देशों में इन कामों को देखने के लिए विभिन्न व्यवस्थाएं की गई है। इन्हीं व्यवस्थाओं को हम लोग संस्थाएं कहते हैं, इंस्टीट्यूशन कहते हैं। कोई भी लोकतांत्रिक देश तभी काम कर सकता है जब यह संस्थाएं अच्छी तरह से काम करेगी। किसी भी देश के संविधान में संस्था के अधिकारों और कार्यों के बारे में बुनियादी नियमों का वर्णन होता है, क्योंकि इन संस्थाओं को नियमों के अंतर्गत रहकर काम करना है, मनमानी तरीके से ये काम नहीं कर सकती है। और इन संस्थाओं के जो अधिकार एवं कार्य है, ये आम तौर पर ये संविधान में बुनियादी तौर पर लिखे जाते हैं, लिखित रूप में होते हैं। तो इस प्रकार से ये एक महत्वपूर्ण संस्थाओं का योगदान है। प्रधानमंत्री और कैबिनेट, ये कौन कौन सी संस्था है देखिए। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट, जिसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, एग्जीक्यूटिव बॉडी कहा जाता है, ये महत्वपूर्ण नीतिगत फैसले लेने का काम करती है, जिसे विधायिका का उपयोग करके ये कार्यपालिका कानून बनाने का काम करती है। तो एक प्रकार से यहाँ पर विधायिका भी है और कार्यपालिका भी है। प्रधानमंत्री और जो कैबिनेट होता है या मंत्रिपरिषद होती है, ये नीतिगत फैसले लेते हैं, वो कार्यपालिका हो गई। और विधायिका में फिर वो कानून बनाती है, वो विधायिका हो गई, जो सांसदों से मिलकर बनती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर विधायिका और कार्यपालिका, मंत्रियों द्वारा लिए गए फैसले को लागू करने की जो जिम्मेदारी होती है ब्यूरोक्रेट्स पर होती है, नौकरशाह पर होती है। तो ये भी एक संस्था है, ब्यूरोक्रेट्स। उसके बाद में संघर्ष या टकराव अगर होता है तो उसका निपटारा करने के लिए हमारी न्यायपालिका होती है। तो देखिए प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 संस्थाओं का मैंने जिक्र किया। नंबर 1 विधायिका, जहाँ कानून बनाए जाते हैं। नंबर 2 या नीतिगत फैसले लिए जाते हैं। नंबर 2 कार्यपालिका, जहाँ प्रधानमंत्री या उसके मंत्रिपरिषद मिलकर बनती है, जिसको हम लोग सरकार कहते हैं बोलचाल की भाषा में। तीसरा हमने देखा था कि ब्यूरोक्रेट्स, नौकरशाहियों का योगदान, उन्होंने किस प्रकार से मंडल आयोग की रिपोर्ट तैयार की थी और उन्होंने आदेश जारी किया था, आपने देखा था।
और अगर टकराव होता है फैसले में तो न्यायपालिका कैसे भूमिका निभाती है, तो न्यायपालिका, तो विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, इन तीनों संस्थाओं को हम लोग अब विस्तृत रूप में देखेंगे। संस्थाओं के साथ काम करना आसान नहीं होता है। भला ही इन संस्थाओं के नीति नियम संविधान में लिखे हैं, लेकिन इसके साथ कायदे कानून जुड़े होते हैं और अक्सर इन संस्थाओं के कामों में देरी देखने को मिलती है और बहुत सारी परेशानियां भी होती है। एक विभाग का काम दूसरे विभाग को देना, फिर उसको वहाँ की अनुमति लेना, दूसरे तीसरे से अनुमति लेना, इसके कारण एक तो फैसला लेने में देर भी हो जाती है और काफ़ी अधिक दिक्कतें भी आती हैं, परेशानियां भी आती हैं। इसीलिए संस्थाओं के बीच काम करना इतना आसान नहीं है। भला ही इनका ये रूटीन काम है, लेकिन इस संस्थाओं के कारण ही जो भी नीतिगत फैसला लिया जाता है उसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात ध्यान में रहे कि ये देरी होती है। अब देरी ये लोकतंत्र के लिए कैसे फायदेमंद है, ये आगे हम लोग देखेंगे। संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट करना आसान नहीं होता है। देखिए, मैंने पहले कहा संस्थाओं के ये जो कामकाज है इसमें बहुत अधिक समय लगता है, लंबा समय जाता है, तुरंत फैसला नहीं लिया जाता है। और इसके कारण क्या होता है कि इन संस्थाओं के कारण एक अच्छा फैसला झटपट, मतलब बहुत जल्दी हम लोग फैसला नहीं कर सकते। डेफिनेटली अगर हम लोग जल्दी फैसला नहीं करते तो उसके ऊपर पूर्ण विचार करके, विचार विमर्श करके, बहस करके, चर्चा करके अगर हम लोग वो फैसला लेंगे तो डेफिनेटली वो फैसला जो होता है आमतौर पर अच्छा ही होता है। और जल्दबाजी में लिए गए फैसले, मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि पूर्ण गलत होते, लेकिन उसमें अधिक संभावनाएं होती है कि उसमें बहुत सारी गलतियाँ रह सकती है और ऐसे इतिहास में बहुत सारे उदाहरण उपलब्ध है। तो इसीलिए हमें संस्थाओं के कारण झटपट फैसला तो लेना इतना आसान नहीं होता है, लेकिन उसका फायदा ये भी है बुरा फैसला भी नहीं जल्दी होता है। ये भी बहुत अच्छी बात है। मतलब जो भी फैसला आएगा अच्छा फैसला आएगा, क्योंकि जल्दबाजी में हम फैसला नहीं लेते, इसलिए बुरा फैसला आ ही नहीं सकता है, क्योंकि उस फैसले पर सभी चारों तरफ से चर्चा, चारों तरफ से उसको कई सारे कमेटियों में हो जाता है, कभी चाहे संस्थाओं में, पार्लियामेंट में बहस होती है, फिर अधिकारियों में जाता है, फिर कमेटियों के पास भेजा जाता है, स्टैंडिंग कमेटी के पास भेजा जाता है, फिर से आकर फिर पार्लियामेंट में बहस होती है, कई सारे उसके प्रक्रिया चलती है। और इसीलिए हर एक ऐसे त्रुटियों को वहाँ से निकाला जाता है, कम किया जाता है और एक अच्छा फैसला लिया जाता है। और इसलिए इन संस्थाओं का, और इसी कारण लोकतांत्रिक देशों में सरकारें जो होती है संस्थाओं पर जोर देती है और संस्थाओं के माध्यम से ही देश का शासन चलाया जाता है। अब हम लोग देखेंगे सबसे पहली जो हमारी है संसद, अंग्रेजी में इसको पार्लियामेंट कहते हैं या विधायिका। प्यारे बच्चों, ये संसद क्या है? भारत के केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। दुनिया के जितने भी विधायिका होते हैं उन देशों के जो विधायिका होती है उन्हें वो लोग नाम देते हैं। जैसे इंग्लैंड के जो संसद है, एक्चुअली उन्हें संसद नहीं कहा जाता है, वो इंग्लिश लोग है इसलिए उसको पार्लियामेंट कहा जाता है। तो वो वहाँ की जो विधायिका है, लेजिस्लेचर जो है वो पार्लियामेंट कहलाती है। उसके बाद में अमेरिका में उसको कांग्रेस कहा जाता है, तो भारत में उसको संसद हम लोग कहते हैं। तो भारत के केंद्रीय विधायिका को संसद कहा जाता है। आमतौर पर संसद राष्ट्रपति, लोकसभा व राज्यसभा मिलकर बनती है। प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए, संसद जो होती है राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा मिलकर बनती है। हालांकि लोकसभा और राज्यसभा ये दो ही संसद के अंग है। राष्ट्रपति कोई संसद का सदस्य नहीं होता है, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा द्वारा पारित किए गए, मंजूर किए गए किसी भी कानून को राष्ट्रपति के जब तक अनुमति नहीं मिलती तब तक वो प्रस्ताव कानूनी रूप धारण नहीं कर सकता है। और इसीलिए राष्ट्रपति ये संसद का ही अंग माना जाता है, भले ही वो संसद का सदस्य न हो। प्यारे बच्चों, हम हमारी थोड़ी संसद की जो रचना है उसको देखते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा मैंने लिखी है, लेकिन हमें ये शासन व्यवस्था के प्रमुख अंग जिसे हम लोग संस्था कहते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। अब हम लोग केवल इसमें सबसे पहले विधायिका को देखेंगे। इस कॉलम को देखिए आप लोग, मैं ये कर रहा हूँ। देखिए सबसे पहले विधायिका जो है ये दो स्तरों पर है। भारत की विधायिका, एक केंद्र स्तर है ये और दूसरा राज्य स्तर है। मतलब केंद्रीय स्तर को जो विधायिका होती है उसको हम लोग संसद कहते हैं, और राज्य स्तर की जो विधायिका होती है उसको राज्य विधायिका या राज्य विधान मंडल भी कहा जाता है। फिर संसद के दो सदन हैं, एक है लोकसभा जिसे हम लोग प्रथम एवं कनिष्ठ सदन, ध्यान दीजिए बच्चों कि संसद का पहला सदन, प्रथम सदन लोकसभा है,
लेकिन वो कनिष्ठ सदन कहा जाता है। इसको अंग्रेजी में लोअर हाउस भी कहा जाता है, और अंग्रेजी में दूसरा हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है या हाउस ऑफ कॉमन भी कहा जाता है। तो दूसरा जो सदन है राज्यसभा, ये द्वितीय सदन है लेकिन वरिष्ठ है। प्रथम लेकिन कनिष्ठ, द्वितीय लेकिन वरिष्ठ, ये थोड़ा फर्क आप ध्यान में रखिए। राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है या हाउस ऑफ स्टेट्स भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें राज्यों के प्रतिनिधि होते हैं। उसी प्रकार से राज्य विधानमंडल में भी देखिए ये दो सदन होते हैं, एक विधानसभा और विधान परिषद। विधानसभा प्रथम व कनिष्ठ सदन है, विधान परिषद द्वितीय व वरिष्ठ सदन है। प्यारे बच्चों, इसमें ध्यान दीजिए, विधानसभा यह जो सदन है ये अनिवार्य सदन है जो प्रत्येक राज्य में होता ही है, लेकिन विधान परिषद यह सदन अनिवार्य नहीं है। अगर वो राज्य चाहता है कि विधानसभा का निर्माण करे तो वो निर्माण कर सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए विधानसभा सभी राज्यों में अनिवार्य रूप से होता है। तो इस प्रकार से ये भारत की संसद की रचना है। अब हम लोग आगे देखेंगे कि हमारी संसद का ये जो रचना है इसको थोड़ा हम लोग 4 मुद्दों में चर्चा करेंगे। प्यारे बच्चों, लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के दोनों सदन हैं। तो लोकसभा प्रथम एवं कनिष्ठ सदन है, तो राज्यसभा द्वितीय एवं वरिष्ठ सदन। लोकसभा में मुख्य रूप से सदस्य संख्या जो निश्चित की गई है, यहाँ पर मैं आपको जानकारी के लिए थोड़ा विस्तृत लिखा है, ध्यान दीजिए। कुल जो शब्द प्रयोग किया मैंने वो संवैधानिक प्रावधान है, मतलब भारत के संविधान में लोकसभा के अधिकतम सदस्य संख्या जो निर्धारित की गई है वो 552, मतलब 550 अधिकतम सदस्य संख्या। अगर उस 550 में एंग्लो इंडियन समुदाय के लोगों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलता है तो 2 प्रतिनिधि लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। इस प्रकार से संवैधानिक प्रावधान में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या 552 है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में वर्तमान समय में लोकसभा की सदस्य संख्या है 543, 543 प्लस 2। अगर ये 543 सदस्यों में एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधि चुन के नहीं आते हैं, तब राष्ट्रपति द्वारा 2 एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधियों को लोकसभा में नियुक्त किया जाता है। इस प्रकार वर्तमान लोकसभा की संख्या एट प्रेजेंट, जो लोकसभा की सदस्य संख्या है वो 545 है, ये आपको ध्यान में रखना है और कंपटीशन के दृष्टि से ऊपर का। तो दूसरी तरफ देखिए, राज्यसभा की जो संवैधानिक प्रावधान किए गए हैं वो 238 सदस्य ये राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों से चुन के आएंगे और 12 प्रतिनिधि ये राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में नियुक्त किए जाएंगे। सामान्यतः ये देश के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण, खेलकूद आदि या सांस्कृतिक क्षेत्र के जो विख्यात व्यक्ति होते हैं उनके ज्ञान का भी उपयोग कानून बनाने के लिए पार्लियामेंट को हो। इसीलिए राज्यसभा में ऐसे 12 व्यक्तियों की नियुक्ति नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट इन राज्यसभा 12 मेंबर्स। तो इस प्रकार से ये संवैधानिक प्रावधान है। प्रत्यक्ष रूप में आज जो है वास्तविक में वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या 233 जो हर एक राज्य एवं केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा निर्वाचित होकर आते हैं और 12 सदस्य जो है वो राष्ट्रपति नॉमिनेटेड करता है। इस प्रकार से वर्तमान समय में राज्यसभा की सदस्य संख्या 245 है तो लोकसभा की 545, इधर 545 उधर 245। अब लोकसभा की सदस्यों का चुनाव कैसे होता है? वेरी सिंपल। तो सबसे पहले लास्ट ईयर आप लोग पढ़े, पूरे देश के लिए निर्वाचन क्षेत्र बनाए जाते हैं, जैसे 543 निर्वाचन क्षेत्र है और पूरे देश की जनता प्रत्यक्ष मतदान के जरिए, डायरेक्ट वोटिंग के जरिए अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं और चुने हुए प्रतिनिधियों से हमारी ये लोकसभा बनती है जिसमें 543 सदस्य चुन के आते हैं प्रत्यक्ष लोगों द्वारा
इन प्रतिनिधियों का चुनाव होता है। तो दूसरी तरफ राज्य विधानसभाओं के जो सदस्य होते हैं इनका प्रत्यक्ष लोगों द्वारा चुनाव नहीं होता है, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो जो राज्य विधानसभाओं के जो निर्वाचित प्रतिनिधि, जिसे हम लोग विधायक कहते हैं या एमएलए कहते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो उस विधायकों द्वारा ये प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं। राज्यों को उनकी संख्या के अनुसार राज्यसभा की सदस्य संख्या निर्धारित की जाती है। जैसे महाराष्ट्र से 19 सदस्य ये राज्यसभा के लिए चुन के जाते हैं और लोकसभा के लिए 48। तो इस प्रकार से ये है। अब देखेंगे लास्ट है कार्यकाल। लोकसभा का कार्यकाल, सामान्य कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, मतलब एक बार चुनाव के होने के बाद में 5 साल के बाद चुनाव होगा। परंतु 5 साल के पूर्व भी कुछ विशेष परिस्थिति में लोकसभा भंग हो सकती है। जब सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव दाखिल हो जाता है या वो पारित हो जाता है, लोकसभा उसे मंजूर करती है और लोकसभा का उसके ऊपर विश्वास नहीं रहा, मतलब सरकार जो है लोकसभा में अपना बहुमत खो देती है और अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो लोकसभा बर्खास्त होती है, लोकसभा भंग की जाती है, डिसॉल्व की जाती है। तो इस प्रकार से 5 साल के पहले भी लोकसभा भंग हो सकती है और इसीलिए इसे अस्थायी सदन, ये परमानेंट सदन नहीं है कि एक बार चुन के आ गए कि जिंदगी भर वो प्रतिनिधि बन के रहेंगे, हर 5 साल के लिए तो होता ही है, लेकिन उसके पूर्व भी विशेष परिस्थितियों, जैसे अभी मैंने कहा वैसे ये परिस्थिति में लोकसभा भंग हो सकती है। तो दूसरी तरफ राज्यसभा ये स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, ये कभी भी पूरी तरह से बर्खास्त नहीं होता है। तो फिर इनके सदस्य कैसे निवृत्त होते? तो वेरी सिंपल, तो राज्यसभा में प्रत्येक 2 वर्ष के बाद, हर 2 ईयर्स, आफ्टर 2 ईयर्स, तो हर 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं, वो उतने ही नए सदस्य चुन के आते हैं या निर्वाचित होते हैं। और इस प्रकार से राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 साल का होता है। कितने साल का? 6 साल का। व लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 साल का या 5 वर्ष का। तो 2 वर्ष के बाद में 1/3 सदस्य निवृत्त होते हैं और उतने ही निर्वाचित होके आते हैं। तो इस प्रकार से इनका कार्यकाल 6 साल का होता है। अब हम देखेंगे थोड़ा फिर से मंडल आयोग के एक घटनाक्रम पर जाएंगे कि वहाँ पर कैसे कैसे हमारे संस्थाओं ने अपनी भूमिका निभाई थी। मंडल आयोग की रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हो गई थी, मतलब संसद, इस संस्था ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। राष्ट्रपति ने अभिभाषण में इसका जिक्र किया था, इसलिए हमारे राष्ट्रपति ने भी इसमें भूमिका निभाई थी। प्रधानमंत्री ने दोनों सदनों में इसके बारे में जानकारी दी थी। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्लियामेंट को कितना महत्व है। एक तो संसद में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, उसके ऊपर चर्चा हो गई। दूसरा, अभिभाषण में भी इसका प्रयोग किया गया। और तीसरा, स्वयं प्राइम मिनिस्टर ने राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदनों में ये सूचित किया कि हम लोग ये लागू करने जा रहे हैं मंडल आयोग। तो इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि पार्लियामेंट, ये जिसे हम लोग आमतौर पर विधायिका कहते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण अंग है या कितनी महत्वपूर्ण संस्था है। वैसे देखा जाए तो ये मंडल आयोग वाला जो फैसला था वो सीधा संसद में नहीं लिया गया था, लेकिन इस रिपोर्ट पर संसद में चर्चा हुई थी और इसे लागू करने की भी मांग हुई थी। इसका मतलब ये था संसद का समर्थन। अगर कैबिनेट के फैसले को संसद मंजूरी नहीं देती है तो सरकार का एक तकनीकी पराभव माना जाता है, टेक्निकल उसको पराभव माना जाता है या नैतिक पराभव भी माना जाता है, जो काफ़ी मुश्किल होता है कैबिनेट के लिए। इसीलिए संसद की मंजूरी कैबिनेट के फैसले को मिलना आवश्यक है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों, कैबिनेट कोई भी जो फैसला लेती है उस फैसले को संसद की मंजूरी होना आवश्यक है, अन्यथा वो फैसला निरस्त हो जाता है और ये सरकार का एक प्रकार से टेक्निकल, तकनीकी पराभव माना जाता है। अब हम देखेंगे हमें संसद की आवश्यकता क्यों है या संसद के अधिकार व कार्यों का वर्णन कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट ये एस्पेक्ट है प्यारे बच्चों, हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, संसद के कार्य। तो सबसे पहला जो कार्य है संसद का वो है कानून बनाना और मौजूदा कानून में संशोधन करना। प्यारे बच्चों, सबसे पहला काम है संसद का कानून बनाना। दूसरा है कि अगर मौजूदा कानून में कुछ खामियां हैं तो उसमें वो संशोधन, अमेंडमेंट करती है। और अगर कोई पुराने कानून है जिसकी अभी कोई आवश्यकता नहीं है, ऐसे कानून को ख़त्म करके नए कानून लाने का काम भी हमारी ये पार्लियामेंट करती है या संसद करती है। ये पहला काम, ये पहला अधिकार है जो मेन काम है। दूसरा है सरकार का गठन करना और सरकार पर नियंत्रण रखना। प्यारे बच्चों, संसद का दूसरा काम है केंद्र सरकार का गठन करना
जिसे हम लोग कार्यपालिका कहते हैं, तो लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत होता है उस राजनीतिक दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त किया जाता है राष्ट्रपति द्वारा, और बाद में प्रधानमंत्री के सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। इस प्रकार से केंद्र सरकार का निर्माण या केंद्र सरकार का गठन जो है लोकसभा से होता है, यानी कि पार्लियामेंट से होता है। और सरकार पर नियंत्रण रखना मतलब होता है कि लोकसभा का जब तक सरकार पर बहुमत रहेगा तब तक सरकार अपने पद पर रह सकती है। अगर लोकसभा का विश्वास यानी कि सरकार ने अपना बहुमत खो दिया तो और वो पार्लियामेंट में प्रस्ताव पारित हुआ तो प्रधानमंत्री के साथ सभी मंत्रियों को त्यागपत्र देना होता है, सरकार बर्खास्त हो जाती है और एक नए चुनाव किए जाते हैं। और इस प्रकार से सरकार पर नियंत्रण रखने का काम भी लोकसभा या पार्लियामेंट करती है। सरकार के हर पैसे पर संसद का नियंत्रण। प्यारे बच्चों, सरकार जो भी सार्वजनिक योजनाओं पर जो पैसा खर्चा करती है उसकी मंजूरी हमारे पार्लियामेंट से होना आवश्यक है, और पार्लियामेंट के मंजूरी के बाद ही सार्वजनिक योजनाओं पर जो पैसा खर्चा किया जाता है उसकी अनुमति सरकार को मिलती है। इस प्रकार से सरकार के हर पैसे पर पार्लियामेंट का नियंत्रण होता है। सार्वजनिक मसलों और राष्ट्रीय नीति पर आप लोग जानते हैं प्यारे बच्चों, हर वर्ष बजट पेश होता है पार्लियामेंट में। राष्ट्रपति की मंजूरी लेने के बाद में उसको लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, फिर वहाँ डिबेट होती है, बहस होती है, चर्चाएं होती है, फिर उसे राज्यसभा के पास भेजा जाता है और फिर राज्यसभा कुछ संशोधन सुझाव करती है, फिर उसको स्वीकृत करना नहीं करना ये लोकसभा पर डिपेंड होता है, और तब जाके पूरी उसको मंजूरी दी जाती है, तब जाके फिर पैसा रिलीज होता है सभी विभागों को, सभी योजनाओं पर खर्चा करने के लिए। और इसीलिए हमारे धन पर एक चाबी जो है पार्लियामेंट के पास है तो दूसरी चाबी हमारे राष्ट्रपति के पास है। क्यों राष्ट्रपति के पास है ऐसे कहा जाता है? क्योंकि कोई भी बजट जो है सबसे पहले, जिसे हम लोग अर्थसंकल्प कहते हैं, पार्लियामेंट में यानी कि लोकसभा में प्रस्तुत करने से पहले राष्ट्रपति की मंजूरी मिलना आवश्यक है। इस दृष्टि से उनके पास एक चाबी कहा जाता है। सार्वजनिक मसलों और राष्ट्रीय नीति पर चर्चा और बहस करना, ये पार्लियामेंट में जो भी कोई भी सार्वजनिक मसले है उस पर पार्लियामेंट में चर्चा होती है, बहस होती है और बाद में फैसला लिया जाता है। राष्ट्रीय नीति, विदेशी हमारी नीति कैसी होनी चाहिए, इसके ऊपर भी काफ़ी बहस होती है, और उसका जो फोरम है, उसका जो स्टेज है वो होता है पार्लियामेंट। लास्ट है उसका संविधान में संशोधन करना। जब भी कभी आवश्यकता पड़ती है तो पार्लियामेंट संविधान में संशोधन करती है, जो सामान्य चीज़ें होती है। अब हम देखेंगे लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों में तुलना। अभी हमने देखा कि लोकसभा और राज्यसभा ये संसद के दोनों सदन हैं। लोकसभा ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधियों से मिलकर बनती है, जो प्रत्यक्ष मतदान के जरिए बनती है। तो राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधि, क्योंकि राज्यसभा का गठन ही इसीलिए किया गया है क्योंकि हमने फेडरलिज्म स्वीकृत किया है, संघीय व्यवस्था को स्वीकृत किया है, और संघीय व्यवस्था को स्वीकृत करने के कारण केंद्र शासन में राज्यों के प्रतिनिधियों को भी सहभागी होने के अवसर मिले, इसीलिए राज्यसभा का गठन किया गया है। ये नंबर एक। नंबर दूसरा, राज्यसभा ये वरिष्ठ सदन है जिसमें देश के अनुभवी व्यक्तियों का चयन किया जाता है या उनका निर्वाचन किया जाता है, इसलिए उनके अनुभव का फायदा लोकसभा को मिले, ये भी एक फायदा है। और तीसरा फायदा दूसरा सदन होने से ये फायदा ये है कि पहले सदन अगर कोई गलतियां करती है तो दूसरे सदन उस गलतियों को सुधार सकता है, उन त्रुटियों को दूर कर सकता है और अच्छा एक नीतिगत फैसला, एक अच्छा साफ सुथरा फैसला बन सकता है। इसीलिए दूसरा सदन राज्यसभा का निर्माण किया गया है। तो प्यारे बच्चों, राज्यसभा में राज्य के विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से मिलकर हमारी राज्यसभा बनती है, जिसमें 200 लगभग 33 सदस्य और 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नॉमिनेटेड किए जाते हैं। इस प्रकार से 245 सदस्य चुन के आते हैं। प्यारे बच्चों, मैंने एंग्लो इंडियन समुदाय की बात की थी। एंग्लो इंडियन समुदाय मतलब जब भारत पारतंत्र में था उस समय बहुत सारे भारतीयों ने यूरोपियन देशों के साथ, महिलाओं के साथ, पुरुषों के साथ, खासतौर पे भारतीय लोगों ने यूरोपियन महिलाओं के साथ शादी की थी, और उन दोनों से जो भी बच्चे निर्माण हुए हैं, पैदा हुए हैं, उन बच्चों को एंग्लो इंडियन समुदाय, एंग्लो मतलब अंग्रेज लोग और इंडियन मतलब भारतीय, दोनों के मिश्रण से बने हुए अपत्य को, संतति को ये कहा जाता है एंग्लो इंडियन समुदाय।
तो देखिए, तो संविधान में राज्यसभा को राज्य से संबंधित कुछ विशेष अधिकार दिए हैं जो लोकसभा को नहीं है, उस कुछ अधिकार। लेकिन अधिकतर मसलों पर अगर देखते हैं तो सर्वोच्च अधिकार लोकसभा को ही है, क्योंकि लोकसभा ये पब्लिक का सदन है और इसीलिए जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि थे, इसलिए इसको सबसे ज़्यादा अधिकार दिए हैं। तो देखते हैं इनका पहला अधिकार क्या है, लोग दोनों में अंतर। वैसे देखा जाए तो किसी भी सामान्य कानून को पारित करने के लिए दोनों सदनों की जरूरत होती है। ध्यान सुनिए, ध्यान दीजिए बच्चों कि कोई भी कानून अगर बनना है तो उसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की अनुमति आवश्यक होती ही है। दोनों के अनुमति के बगैर कोई भी प्रस्ताव कानूनी रूप धारण नहीं कर सकता है, नंबर एक। नंबर दूसरा, लेकिन मान लेते हैं कि दोनों सदनों के बीच में किसी प्रस्ताव या कानून के बारे में विवाद हुआ तो फिर अंतिम फैसला कैसे लिया जाता है। तो इसके लिए भी संविधान में प्रावधान है। इसके लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है और इस संयुक्त बैठक में निर्णय लिया जाता है। और सामान्यतः आप लोग जानते हैं सबसे अधिक संख्या होती है लोकसभा की, और इसीलिए लोकसभा की ही यहाँ पर जीत की संभावना अधिक होती है और लोकसभा ही जीतती है। इस प्रकार से यहाँ पर कानून बनाने के मामले में भले ही दोनों को अनुमति मिलनी आवश्यक है, लेकिन विवाद होने पर जीत जो होती है लोकसभा की होती है। तो लोकसभा को यहाँ थोड़े अधिक अधिकार हम लोग कह सकते हैं। दूसरा है, लोकसभा पैसे के मामले में अधिक अधिकारों का प्रयोग। इसमें तो प्योरली सबसे ज़्यादा अधिकार लोकसभा को ही है, राज्यसभा को नाम मात्र अधिकार है। हमारा जो वार्षिक बजट सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ध्यान दीजिए प्यारे बच्चों कि जो भी वार्षिक बजट, जो हमारा बजट जो सामान्यतः पहले फरवरी में पेश किया जाता था, अभी हाल ही में जनवरी में किया जा रहा है। तो हमारा जो वार्षिक बजट है, ये वार्षिक बजट जो है ये कब किया जाना चाहिए, कहाँ होता है, सर्वप्रथम लोकसभा में पेश किया जाता है। इसे राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता है। राज्यसभा बजट को पारित करने में केवल 14 दिनों की देरी कर सकता है। फिर लोकसभा में उस प्रस्ताव को पारित करने, बजट पर चर्चा होने के बाद में वो राज्यसभा के पास जाता है। लेकिन जब राज्यसभा के पास में ये बजट पहुंचता है तो उसे केवल 14 दिन तक ही अपने पास रख सकती है। 14 दिन के भीतर उसे लोकसभा को फिर से वापस लौटाना अनिवार्य होता है। तो इसका मतलब राज्यसभा केवल 14 दिन तक बजट में चर्चा कर सकती है, अपने सदन में अपना कुछ संशोधन भी वो कर सकती है, सुझाव भी दे सकती है। लेकिन राज्यसभा द्वारा दिए गए सुझाव या संशोधन को स्वीकृत करना या ना करना ये सर्वस्व लोकसभा पर निर्भर है। वो मान सकती है, अन्यथा नहीं भी मान सकती है। तो कहने का मतलब धन के मामले में, पैसे के मामले में भी लोकसभा को अधिक अधिकार है। सबसे बड़ी बात यह है कि लोकसभा मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करती है। सिर्फ वही व्यक्ति प्रधानमंत्री बन सकता है जिसे लोकसभा में बहुमत मिलो। तो हमारे देश के जो सरकार का गठन होता है वो लोकसभा से होता है, राज्यसभा से नहीं। लोकसभा में जिस राजनीतिक दल को स्पष्ट बहुमत मिलता है उसी राजनीतिक दल को सरकार बनाने का अधिकार होता है। और इस प्रकार से सरकार का निर्माण या गठन केवल और केवल लोकसभा कर सकती है, राज्यसभा नहीं। मतलब सरकार के गठन में और उनके नियंत्रण में, क्योंकि नियंत्रण की बात मतलब वही कि जब तक लोकसभा का विश्वास रहेगा, मतलब जब तक सरकार के पास बहुमत रहेगा तब तक सरकार अपने पद पर बनी रहेगी, अन्यथा उसे बर्खास्त किया जाएगा, पद छोड़ने पड़ेंगे। तो इस प्रकार से मंत्रिपरिषद को नियंत्रित करने का काम भी संसद के पास ही है और सरकार का गठन करने का भी उसी के पास अधिकार है। और इसीलिए ये अधिकार राज्यसभा को नहीं है। और इसीलिए हमने देखा कि ये तीनों अधिकार लोकसभा के पास ज़्यादा है, क्योंकि लोकसभा ये जनता का सदन है, जनता द्वारा चुने हुए प्रतिनिधियों का सदन है, इसलिए उन्हें थोड़ा अधिक अधिकार रखे हैं। और इस प्रकार से यहाँ पर ये हम लोग पार्ट 2 यही समाप्त करते हैं। हमें संसद क्यों चाहिए, संसद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, वही उसका और प्रश्न है। एक तो संसद के अधिकार एवं कार्यों का वर्णन कीजिए, इस प्रकार का पूछा जाता है, या हमें संसद क्यों चाहिए। लोकसभा और राज्यसभा की रचना को स्पष्ट करना कि किस प्रकार से वो 4 पॉइंट में मैंने दिया है कि वो कौन सा सदन है, कार्यकाल कितना है, सदस्य कैसे चुने जाते हैं, और मुख्य रूप से जो सदस्य संख्या हमने देखी थी। लोकसभा और राज्यसभा के अधिकारों में तुलना कीजिए, डेफिनेटली इसमें लोकसभा को अधिक अधिकार है। इसी के साथ हम लोग यहाँ पर रुकते हैं, फिर मिलेंगे अगले पीरियड के। तब तक के लिए धन्यवाद।